क्वांटम नंबर्स हम कर रहे थे, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स की अब तक जो मीनिंग मैंने आपको बताई, उनमें एक मीनिंग और ऐड कर लो। क्वांटम नंबर्स आर द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन in an atom. They are the address of electrons in an atom. प्रॉब्लम लिखें आप सिंपल सी। मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन 3dxy में प्रेजेंट है। लिखो, an electron is present in 3dxy. Find all the 4 quantum numbers of electron. इसका आंसर कनक करेगी और कोई नहीं बोलेगा। जिससे मैं पूछूंगा वही बोलेगा, कनक। सारे बच्चे अपनी नोटबुक में कर लें, जिससे पूछे वही बोलेगा। An electron is present in 3dxy orbital. Find possible values of n, l, m and s. कनक जिंदल, जल्दी करो बेटा, इतनी देर थोड़ी लगती हो कि नहीं आप इसमें। हाँ बिल्कुल ठीक आंसर है, कनक का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रितिन का आंसर पार्शियली करेक्ट है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन 3dxy में प्रेजेंट है, तो देख लें जो लास्ट क्लास में सीरियस नहीं रहे, ये जो नंबर 3 है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताता है। n की वैल्यू 3 है। ये d सब शेल आपको l की वैल्यू बताता है, l है 2, और d के साथ जो xy लग गया तो ये ओरिएंटेशन बताता है m। m या तो -2 लेंगे और +2, आइदर -2 और +2, एनी वन वैल्यू। लाइकवाइज सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ s या तो +½ होगा या -½ होगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ आइदर +½ और -½ ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। नेक्स्ट वन,
quantum numbers of an electron are, quantum numbers of an electron are, दोनों पॉसिबल वैल्यूज लिखी जाती हैं बेटा. इट कुड बी -2 और +2. इट विल टेक एनी वन वैल्यू एट ए टाइम, बट इट कुड बी -2 और +2. मैंने ये नहीं लिखा -+2, दो वैल्यू हैं, ये नहीं लिखा. आइदर -2 और +2. इसका आंसर साक्षी करेगी जो मैं पूछने जा रहा हूं, और कोई नहीं बोलेगा. n = 2 है, m = -1 है, l = 1 है, s = +½ है. In which orbital electron is present? Write name of orbital. साक्षी, और कोई नहीं बोलेगा. टू पी एक्स. हाँ, 2px करेक्ट आंसर है, और इट कुड बी 2py ऑल्सो. देखो, n = 2 है, इसका मतलब है सेकंड शेल. l 1 है, इसका मतलब है p. और m -1 है, तो ये px भी हो सकता है और py भी हो सकता है. तो इलेक्ट्रॉन कुड बी एनीवेयर इन 2px और इन 2py. क्लियर है यहां तक आप सबको? एक प्रॉब्लम और मैं लास्ट क्लास में जो कि सिमिलर प्रॉब्लम एक और बता दूं, फिर आगे चलेंगे. नेक्स्ट प्रॉब्लम एक और लिख लो. इफ n = 4, then find all possible values of m L m and s quantum numbers. ये सारी वैल्यूज आपको निकालनी है. अपनी अपनी नोटबुक में करो जल्दी से जल्दी, फिर मैं जिससे पूछूं वो एक एक पार्ट का आंसर करेगा. एक एक पार्ट का आंसर करेंगे जिससे मैं पूछूं. सात्विका बताएगी एल की वैल्यूज क्या होंगी. सात्विका, एल की वैल्यूज क्या होंगी? हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है.
एल वेरी करेगा 0 टू n-1, 0 टू n-1, तो ये हो जाएगा 0 1 2 3। बिल्कुल सही आंसर है। अब m की पॉसिबल वैल्यू विशाल बताएगा। विशाल, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। अच्छा निकिता सागवाल, बताओ नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होंगी एम की? एम की टोटल वैल्यूज कितनी होंगी? कौन सी नहीं, कितनी वैल्यूज होंगी निकिता सागवाल? फास्ट करो, इतने देर नहीं लगनी चाहिए। पिछली क्लास का पूरा पता होना चाहिए आपको। तो m की वैल्यूज कितनी होती हैं? n स्क्वायर के बराबर, n स्क्वायर के बराबर, तो 4 का स्क्वायर करो 16 वैल्यूज आएंगी। 16 वैल्यूज ऑफ m। तो ध्यान देना कैसे निकालते हैं, फिर से देख लो एक बार। फॉर फॉर ईच एल, ध्यान देना, फॉर ईच एल मतलब L0 1 2 3, फॉर ईच एल m इज इक्वल टू -L2 प्लस L इंक्लूडिंग 0, -L2 प्लस L इंक्लूडिंग 0। तो एक एक करके देखो, L अगर 0 है तो M की वैल्यू 0। हर एक L के लिए सेपरेटली देखना। L इफ इक्वल टू 1 तो M हो जाएगा -1 0 प्लस 1। L इक्वल टू 2, L2 है तो M क्या होगा? -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2। इफ L इक्वल टू 3 तो M क्या होगा? -3 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। तो फॉर ईच एल, रिमेंबर फॉर ईच एल 0 1 2 3, हर एक एल के लिए सेपरेटली आपको एम निकालना है। और फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में आप जानते ही हैं। फॉर ईच एम, फॉर ईच एम, हर एक एम के लिए जितनी भी ये 16 वैल्यूज हैं, गिनो, टोटल 16 वैल्यूज होंगी। फॉर ईच एम एस इक्वल टू होगा प्लस माइनस हाफ, प्लस बी और माइनस बी फॉर ईच एम। तो एस की टोटल वैल्यूज कितनी हो जाएंगी? टोटल वैल्यूज 32।
ये होती हैं =2n²। ठीक है, देखो मैं आगे बढ़ने से पहले एक कंफ्यूजन आपका दूर कर दूं। सीबीएसई बोर्ड ने सिलेबस में कुछ कटौती की है, सीबीएसई बोर्ड ने कुछ सिलेबस को कम किया है। आपने एक खबर सुन ली होगी, बट थोड़ा सा ध्यान दें सीबीएसई बोर्ड वाले कहते क्या हैं। मैंने आपको एक पार्ट की स्नैपशॉट भेजी थी कि वो क्या कह रहे हैं। आपने इसको ध्यान से पढ़ा हो तो ये लिखा हुआ है, मैं मैसेज पढ़ता हूं जो ग्रुप में मैसेज पड़ा हुआ है, मैसेज मैंने डाल दिया है ग्रुप में। CBSE has said that reduced syllabus will not be part of the topics for internal assessment and board examination। मतलब ये क्वेश्चन टेस्ट में या प्रैक्टिकल में या कहीं भी बोर्ड एग्जाम में, स्कूल टेस्ट की बात हो रही, इंटरनल असेसमेंट में आपसे नहीं पूछे जाएंगे जो टॉपिक उन्होंने कट किए हैं। फिर अगले पैराग्राफ में क्या लिखते हैं, द हेड्स ऑफ स्कूल्स मतलब HOD एंड टीचर्स may ensure that the topics that have been reduced are also explained to the students to the extent required to connect different topics। समझ में आ रहा है वो क्या कह रहे हैं आपसे? उनका सीधा सीधा कहना यह है कि कंपटीशंस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी रिड्यूस नहीं है। मैं आपको सीधी सीधी बताऊं, चैप्टर को अंडरस्टैंडिंग के लिए जितना चाहिए पूरा पढ़ना होगा, और ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरा पढ़ाएं आपको, बट एग्जाम में नहीं पूछ सकते। एग्जाम कौन से, वो भी लिखा उन्होंने, इंटरनल असेसमेंट एंड बोर्ड एग्जामिनेशन। तो किसी को ये भ्रम ना हो, ये कंफ्यूजन ना हो कि नीट के एग्जाम में या JEE के एग्जाम में ये सिलेबस नहीं आएगा जो उन्होंने रिड्यूस कर दिया। उसके लिए तो आपको सारा ही पढ़ना है। तो ये अगर कंफ्यूजन आपको कोई फैला रहा है तो समझ लीजिए कि गलत है। मैंने आपको बिल्कुल क्लीन स्नैपशॉट लेके इसलिए डाल दिया कि कंफ्यूजन ना रहे। ये मैंने टाइप नहीं किया, ये मैंने कॉपी किया हुआ है साइट से। तो इसकी इंग्लिश पढ़ के ही समझ में आ गया होगा, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, सेंटेंस पढ़ के समझ में आ गया होगा आपको। मैं तो भारतीय हूं, अंग्रेज तो हूं नहीं। चलो देखो आगे करते हैं, मुद्दे की बात पे आते हैं। तो ये क्लियर हो गया आप सबको कि कोई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे दें तो बाकी क्वांटम नंबर्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं। ठीक है, ये बिल्कुल थोड़ा इजी हो जाएगा, बस आप सिस्टमैटिक दिमाग में बिठाते जाओ। नाउ वी कम टू शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जैसे मैंने बात की एस ऑर्बिटल की, और आपको बताया मैंने कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है।
ये आपने इसके पहले इतनी इंफॉर्मेशन तो लिखी है। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। अब जरा देखें, ध्यान से देखें क्या मतलब है इसका। एक एक वर्ड को कंसंट्रेट करें। पहले तो सोचें व्हाट इज ऑर्बिटल। ये वर्ड अब तक कई बार आ चुका है। व्हाट इज ऑर्बिटल, एक बार फिर से सोचें डेफिनेशन को। तो ऑर्बिटल्स क्या हैं? थ्री डायमेंशनल रीजन अराउंड न्यूक्लियस, थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड न्यूक्लियस, where probability of finding an electron is, where probability of finding an electron is greater than 90%. ऐसे थ्री डायमेंशनल रीजन को हम नाम देते हैं ऑर्बिटल अबाउट न्यूक्लियस। अब ये जो वर्ड यहां पे यूज किया ना प्रोबेबिलिटी, इस पे ध्यान देना है। सारा मामला अब यहां पे है। ठीक। अब देखो मैं आपको बताऊं, पहले मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुनते रहें। जब मैं ये शेप्स वाला टॉपिक खत्म कर दूं फिर आप अपने क्वेश्चंस पूछें, ठीक है? क्योंकि आपको मैं दो तीन बातें बोलूंगा तो क्वेश्चंस दिमाग में आएंगे, फिर वो खिचड़ी पकेगी। तो पहले मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो सिस्टमैटिक दिमाग में बिठाएं आप। फिर बाद में क्वेश्चन आपको आता है तो आप पूछ सकते हैं, बट बचेगा नहीं, क्वेश्चन आपका रिजॉल्व हो जाएगा। सिस्टम ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखें आप 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल। जब आप ये बोलते हैं 1s ऑर्बिटल तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1s? 1s में जो 1 लिखा है ना आगे, ये आपको क्या फिजिकल मीनिंग दे रहा है? फिजिकल मीनिंग क्या हो रही है इस 1 की? 1 तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। फिजिकल मीनिंग दिमाग में क्या आएगी? फिजिकल मीनिंग आएगी साइज ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता लगता है? साइज। तो 1s में जो आगे 1 लिखा है वो आपको किसकी इंफॉर्मेशन देगा? साइज की। और जो आगे s लिखा हुआ है, s, ये एस सिंबल आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? एस लेटर, शेप ऑफ ऑर्बिटल। 1 आपको दे रहा है साइज की इंफॉर्मेशन, एस दे रहा है शेप की इंफॉर्मेशन। ये क्लैरिटी है आप सबको? जब आप 1s बोलते हैं तो आपके दिमाग में ये पिक्चर बननी चाहिए कि मुझे साइज की इंफॉर्मेशन दे दी गई है, मुझे शेप की इंफॉर्मेशन दे दी गई है। और आप देखें कंपटीशन के पेपर्स में, इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम्स के पेपर्स को देखें, ये प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी। उन्होंने पूछा कि 1s एंड 2s differs in a size, shape, both और none। 1s एंड 2s में किस चीज का डिफरेंस होगा?
तो आंसर बिल्कुल सिंपल है, साइज का डिफरेंस होगा। एक की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, दूसरे की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो साइज का डिफरेंस होगा। बट है ये एस सब शेल, इसलिए इनकी दोनों की शेप स्फेरिकल होगी। ठीक है, अब मैं आपको बना रहा हूं 1s ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल, वन एस ऑर्बिटल। बाद में बनाना, आप ध्यान से देखो। ये जो मैं डॉट प्लेस कर रहा हूं, ये सारे डॉट्स इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कुड बी एनीवेयर इन दिस रीजन, बट क्या यह इस रीजन में अगर टोटल प्रोबेबिलिटी निकालें तो वो 100% आ जाएगी? आंसर है नो। इलेक्ट्रॉन कुड बी आउटसाइड दिस रीजन, इट कुड बी आउटसाइड ऑल्सो, बट इस स्फेरिकल रीजन में जो मैंने ये बाउंड्री बना दी है, इस स्फेरिकल रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? मोर देन 90%। 100% नहीं होगी, इट विल बी मोर देन 90%। तो ये जो रीजन है, 3 डायमेंशनल रीजन, स्फेरिकल रीजन, इसका नाम है ऑर्बिटल। और साइज को फिक्स कर दिया हमने, तो 1s ऑर्बिटल नाम दे दिया। ध्यान देना, मैंने डॉट्स बनाए हैं। डॉट्स मतलब इलेक्ट्रॉन कुड बी एनीवेयर। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था? व्हाट डिड ही से? He said that we cannot tell exact position, but what can we tell? What could we find out? We can tell those regions where probability of finding an electron is more than 90%. And those regions were named as orbital. So electron could be anywhere in this region. नाउ 2s, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा क्या चल रहा है। 2s ऑर्बिटल, बस आप नोट्स बनाते जाओ ढंग से और लिखते जाओ जो मैं बोल रहा हूं। 2s ऑर्बिटल, आपको अभी मैंने बताया था 1s और 2s में किस चीज का डिफरेंस है? साइज का। तो इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे। अभी आप देखो, आप डॉट मत रख देना, गलत हो जाएगा। ये न्यूक्लियस है, ध्यान देना। ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसको कहते हैं, डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
अभी मत बनाना, आप देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाहर भी हो सकता है इसके। यहां ध्यान देना, ये जो ओवरऑल रीजन है बाहर तक, यहां तक प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा होगी। तो ये यहां न्यूक्लियस से लेके यहां तक का पूरा स्फेरिकल रीजन कहलाता है 2s ऑर्बिटल। ठीक है, पूरा रीजन 2s ऑर्बिटल। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक स्पेस ऐसा, एक ऐसा शेल इसमें मिलता है, एक ऐसा शेल इसमें मिलता है जहां पे इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जाता। ये पूरा शेल है, 3 डायमेंशनली सोचें तो इस रीजन में इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जाता। इस रीजन का नाम है रेडियल नोड। जहां इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जाता इसको कहते हैं रेडियल नोड। तो रेडियल नोड कितने होते हैं ये फॉर्मूला लिख लें आप, और डेफिनेशन भी लिख लें। n-l-1 के बराबर होते हैं। ये फॉर्मूला कहां से आया, आपको क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़नी, बस फॉर्मूला का यूज करो। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने 1s में रेडियल नोड क्यों नहीं दिखाया। क्या 1s में रेडियल नोड होगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला? वन एस में रेडियल नोड नहीं होगा। एन की वैल्यू 1 रखो, n-l-1। तो 1s में n 1 है, s का मतलब l0 -1। क्या वैल्यू आ गई? 0। तो 1s में रेडियल नोड नहीं होते, इसलिए हमने नहीं दिखाया इसमें। 2s में एक रेडियल नोड होता है, n-l-1। ठीक है। 3s कैसा होगा? 3s कैसा होगा? स्फेरिकल। 2s से बड़ा होगा। 3s स्फेरिकल होगा, 2s से बड़ा होगा। कितने रेडियल नोड होंगे उसमें? क्या आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डॉट अपने आप बना सकते हो? इलेक्ट्रॉन डॉट्स बनाओ, अपने आप बनाओ, फिर मैं आंसर करूंगा इसके बाद। ये भी स्फेरिकल होगा, बट इसमें साइज का डिफरेंस है, साइज और बड़ी हो गई। ये है 3s ऑर्बिटल।
तो डॉट बनाने से पहले रेडियल नोड्स निकालने चाहिए। रेडियल नोड्स 3s में कितने होंगे? 3 माइनस 0 माइनस 1, 2 रेडियल नोड्स होंगे। तो ये डॉट आपको इस तरह से बनाने हैं। पहले न्यूक्लियस के पास डॉट डेंसिटी ज्यादा, फिर आपको एक शेल छोड़ना होगा जहां इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जाएगा। इसके बाहर भी डॉट दिखाना है, पर कम दिखाना। तो ये बन गया 3s। इसमें 2 रेडियल नोड है, इसमें 2 रेडियल नोड है। एक रेडियल नोड ये है और दूसरा रेडियल नोड ये है। 2 रेडियल नोड है। आ गया समझ में सबको? तो 4s बना लेंगे लाइकवाइज। ओके, नाउ राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ रेडियल नोड। डेफिनेशन लिखो रेडियल नोड की। ये स्क्रीन दिख रही है सबको दूसरी? तो देखो, ये 3 ऑर्बिटल यहां पे इमेजेज हैं, ध्यान से देखें। ये एक्चुअल में डॉट है, एक्चुअल में ये डॉट है, क्योंकि एग्जैक्ट पोजीशन तो बता नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन कुड बी एनीवेयर, बट अगर 90% प्रोबेबिलिटी को हम कवर कर लें तो जो नेट शेप बनेगी वो ऑर्बिटल हमने नाम दे दिया स्फेरिकल। तो 1s भी स्फेरिकल है, 2s भी स्फेरिकल है, 3s भी स्फेरिकल है। 2s में ध्यान से देखें तो बीच में एक रीजन ऐसा होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 होती है, उसको नाम दिया नोड। 3s में कितने नोड हैं? तो ऐसे 2 रीजन है, और उस रीजन को सराउंड करके इस तरह से दिखेगा। तो ये जो हॉलो स्फेयर बन रहा है, हॉलो शेल, इनफैक्ट ये रीजन जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये सॉलिड पार्ट है, यहां इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। ये जो हॉलो पार्ट रहेगा बीच में जहां इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जाता, उनका नाम क्या है? तो ये स्फेरिकल शेल है अबाउट न्यूक्लियस, सेंटर इसका न्यूक्लियस है। विजुलाइज हुआ आप सबको? साउंड आ रही है मेरी कि नहीं? तो डेफिनेशन लिखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखो जल्दी।
रेडियल नोड की डेफिनेशन, द स्फेरिकल प्लेन्स about nucleus where probability of finding an electron where probability of finding an electron is 0. The spherical plane about nucleus where probability of finding an electron is 0. इसी के नीचे फॉर्मूला लिख लें, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने, n माइनस l माइनस 1। किसी को कोई कंफ्यूजन है अभी इसमें एस ऑर्बिटल में? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। 2s के सेंटर पे क्या 1s है? ये बात अभी थोड़ा इंतजार करो, आपको मैं क्लैरिफाई करने वाला हूं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। किसने पूछा? ये वसुभ्या ने, बिल्कुल ठीक। अभी आप थोड़ा इंतजार करें, आपको समझ में आ जाएगा। रियल क्वांटम मैकेनिक्स यही है। ठीक है, चाहो तो लिख लो, यहां भी समझ जाओगे, इंतजार क्यों करना, लिख लो आप। मतलब क्या है इसका ये देख लें आप। ये जो क्लाउड बना हुआ है इसका मतलब क्या होता है? 1s electron could be anywhere between the nucleus and the spherical boundary जो हमने बनाई है। 1s electron could be anywhere between the nucleus and the boundary. And 2s electron could be anywhere between the nucleus and boundary. एक चीज नोट करना, चाहे 1s इलेक्ट्रॉन हो चाहे 2s, सारे डिस्ट्रीब्यूशन कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? सारे डिस्ट्रीब्यूशन कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? न्यूक्लियस से। अभी हम उसके ग्राफ भी बनाने वाले हैं आगे। सारे डिस्ट्रीब्यूशन न्यूक्लियस से स्टार्ट होते हैं। तो देखो नील बोस की थ्योरी में और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में डिफरेंस क्या है। यहां पे एक पॉइंट बहुत बढ़िया है, वो आप नोट करें। देखो बोस थ्योरी में क्या है, बोस थ्योरी में अगर आप कहते हैं कि n की वैल्यू 2 है फॉर एन इलेक्ट्रॉन, और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में आप कहते हो कि इलेक्ट्रॉन 2s में है, इसका मतलब क्या है? या ये कहें कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, इसका मतलब क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, इसका मतलब क्या है? तो देखो इनकी मीनिंग अलग अलग है। जब आपके बोहर्स थ्योरी में जब आप पढ़ते हो तो बोहर थ्योरी डील करती है ऑर्बिट से। बोहर थ्योरी किससे डील करती है? ऑर्बिट से। मतलब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है।
ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन इज इन सेकंड ऑर्बिट, ये मतलब है n=2 का अकॉर्डिंग टू नील बोर्स। थोड़ा और क्लैरिफाई करूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। ये है n=1 और ये है n=2। नील बोर्स के अकॉर्डिंग अगर n=2 है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है। और क्वांटम मैकेनिकल क्या कहता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या कहता है कि इफ n=2 देन व्हाट। क्वांटम मैकेनिकल का मतलब क्या है, n=2 अगर हम कहें तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का मतलब है n=2 कहने का, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन कुड बी एनीवेयर फ्रॉम न्यूक्लियस टू सेकेंड ऑर्बिट। यहां तक इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा हो जाएगी। एक बार फिर से मैं बोल दूं, ध्यान देना, नील बोर्स के अकॉर्डिंग n=2 का मतलब है इलेक्ट्रॉन इज इन सेकेंड ऑर्बिट। क्लियर, यस और नो, अकॉर्डिंग टू नील बोर्स। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में n=2 का मतलब है इलेक्ट्रॉन कुड बी एनीवेयर फ्रॉम न्यूक्लियस टू सेकेंड ऑर्बिट को लेके जो 3 डायमेंशनल रीजन बनेगा। n=1 का मतलब है फ्रॉम न्यूक्लियस टू ऑर्बिट नंबर 1 तक को लेके 3 डायमेंशनल रीजन। तो कोई भी रीजन हो, एनी ऑर्बिटल हो, सारे कुछ कहां से काउंट होने हैं, फ्रॉम न्यूक्लियस। डिफरेंस क्लियर है नील बोर्स के n=2 में और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के n=2 में। हाँ कुशल बेटा, आपका क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि रेडियल नोड होने का रीजन क्या है। आप थोड़ा फिजिक्स पढ़ लेंगे, वेव मैकेनिक्स पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिजिक्स में पढ़ाया जाता है नोड, एंटी नोड, ये सब चीजें सिखाई जाती हैं, थोड़ा वेव मैकेनिक्स आनी चाहिए। ठीक है, बट थोड़ा फिजिकल मीनिंग में बता देता हूं आपको, सिंपली इतना सा है कि जब एक एक शेल ऐसा मिलता है, देखो एक शेल ऐसा मिलता है जिसपे कई वेव होती हैं, वो मिलके जीरो डिस्प्लेसमेंट कर देती हैं। जैसे एक वेव मान लो ऐसे है और उसी शेल में दूसरी वेव इस तरह से भी है, तो ये जीरो डिस्प्लेसमेंट कर देती हैं। ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा इंतजार करना है बेटा, याद कर लो अभी, जब आप फिजिक्स पढ़ लेंगे वेव मैकेनिक्स तो आप थोड़ा लिंक करके समझ जाएंगे
इसीलिए इसको 12th में भी पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा ये सब आपको। 12th की मॉडर्न फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, और वो वेव मैकेनिक्स जब पढ़ लेंगे तो आप कंफर्टेबल होंगे। हमारे केमिस्ट्री में इनका भी ज्यादा काम नहीं है, जस्ट इतना जान लो कि रेडियल नोड्स कितने होते हैं, n-l-1, और वो क्या है रेडियल नोड्स? ऐसे स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जाता। हाँ बिल्कुल ठीक है, कुशल बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऐसा भी है, बिल्कुल सेम बात है। ऐसे रीजन्स जहां पे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट वेव डिस्क्राइब नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन के कुछ ऐसे रीजन भी ऐसे सोचो, आपने डी ब्रॉगली को याद करो, डी ब्रॉगली को, सारे शेल्स में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, उन्हीं में जाएगा जहां ये कंप्लीट स्टैंडिंग वेव बनाएगा। ठीक है, तो अभी इसकी मैथमेटिक्स में नहीं जाना बेटा, बस याद कर लो कि रेडियल नोड्स होते हैं n-l-1। इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो गया आप सबको। टाइम खराब नहीं करना है, मुझे लगता है अब आप अननेसेसरी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। टाइम खराब नहीं करना है, भटकना नहीं है चीजों से। n इक्वल टू 2 अकॉर्डिंग टू बोर्स, और n इक्वल टू 2 अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। मीनिंग क्लियर है? ओके, तो ये तो बात हुई एस ऑर्बिटल के पिक्चराइजेशन की कि एस ऑर्बिटल कैसा दिखेगा। नाउ वी कम टू पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल होता है डम्बेल। डम्बेल देखे आपने? किसी जिम में जाओ, डम्बेल की स्पेलिंग क्या होती है? मुझे तो याद आ रही यही होती है, एक ही बी होता है। देख लेना जहां तक मेरी मेमोरी में है, चलो कोई बात नहीं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखी मिलती है, चेक कर लेना फिर मुझे बताना। मुद्दे की बात ये नहीं है कि स्पेलिंग क्या है, काम की चीज पे आते हैं। डंबेल आपने देखे होंगे, जिम में आपने देखे होंगे, कुछ लोग तो घर में भी रखे हैं। वो डंबेल पी ऑर्बिटल है। डंबेल का सेंटर अगर आप ले लें तो वो न्यूक्लियस है। तो देखो यहां पे आपको 3 एक्सिस डिफाइन करने पड़ेंगे। जो आप में से किसी ने पूछा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिएंटेशन, अब हम उस पे आ रहे हैं। ओरिएंटेशन की बात अब हम करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में किसी ने पूछा था ओरिएंटेशन का मतलब क्या है। ये 3 एक्सिस हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, सॉरी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड सॉरी, और ये न्यूक्लियस है। ठीक है, आपके पास बैलून होगा, बैलून आपने देखा होगा, जब बैलून को आप ब्लो करते हैं तो कैसा दिखता है। बैलून को जब आप ब्लो करते हैं तो कैसा दिखता है? एक जहां से एयर फिल करते हैं उस माउथ को पकड़ लो और बैलून को बना लो आप, बिल्कुल एग लाइक या बैलून लाइक।
इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होना चाहिए। ये थोड़ा मेरा प्रॉपर नहीं बना। इट लुक्स लाइक डम्बेल। और एक कट नहीं करेंगे, ध्यान रखना। इट लुक्स लाइक डम्बेल। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रीजन है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कौन से एक्सिस के डायरेक्शन में है? ये डम्बेल का एक्सिस कौन से एक्सिस से मैच हो रहा है? वाई एक्सिस से। तो इसका नाम है पी वाई ऑर्बिटल से 2py मैंने नाम दे दिया। तो जो यहां पे y लिखा हुआ है ना, ये y आपको बता रहा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू x y एंड z एक्सिस। ओरिएंटेशन मींस इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू x y z एक्सिस। बना लो इसको आप जल्दी से पहले तो। फिर आप पेज पलटो। पेज पलट के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओपन करो। देखो जल्दी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओपन करो पेज पलट के। मेरी आवाज रितिन के अलावा किसी और को प्रॉब्लम कर रही है? आवाज लैग कर रही है? सबको प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा, कुछ को प्रॉब्लम है, कुछ को नहीं है। इसका मतलब है कि मेरी तरफ से तो सब कुछ ठीक है। अगर किसी एक भी बच्चे को मेरी साउंड क्लियर जा रही है, एक भी बच्चे को, इसका मतलब है मेरी तरफ से नेट बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अगर मेरी तरफ से प्रॉब्लम होगी तो वो सबको होगी। चलो इस फिगर को बना लो, फिर दोबारा एंटर करते हैं। और तो कुछ है नहीं उपाय बेटा। जल्दी करो, इसको कर लिया? आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखो, पेज पलट के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखो। पेज पलट के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखो। क्या लिखा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में? आपने लिखा कि इससे क्या पता लगता है? ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड एक्सिस। लिखा है कि नहीं? ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में देखना है? एक्स वाई जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में। समझ में आ गया सबको ओरिएंटेशन वर्ड का मीनिंग क्या है? ओरिएंटेशन वर्ड की मीनिंग क्या है?
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड एक्सिस। अब मेरी साउंड क्लियर आई सबको? सबको क्लियर आ रही है? अभी भी दिक्कत है? ओके, तो ये तो हो गया पी वाई। अब अगर आपको पी एक्स बनाना है या पी जेड बनाना है तो क्या डिफरेंस होगा बताओ? अगर आपको पी 2px बनाना है या 2pz बनाना है, किस चीज का डिफरेंस होगा? साइज का, शेप का, या ओरिएंटेशन का? 2px में किस चीज का डिफरेंस होगा? 2px और 2pz में? ये तीन ऑप्शन मैंने दिए, साइज, शेप और ओरिएंटेशन। तो साइज सेम होगी, शेप भी सेम होगी, बट दे विल डिफर इन ओरिएंटेशन। ये डंबल आप बना दो इलोंग एक्स एक्सिस तो पी एक्स हो जाएगा, ये डंबल बना दो इलोंग वाई एक्सिस तो इलोंग जेड एक्सिस तो पी जेड हो जाएगा। बना सकते हो अपने आप पी एक्स पी जेड। ये नोटबुक में बनाना है आपको, ये ध्यान रखना, छोड़ना नहीं है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें कि ये डंबल एक दूसरे को कट नहीं करते, डंबल एक दूसरे को कट नहीं करते, बट डंबल न्यूक्लियस को टच करते हैं। नोट करें ध्यान से, डंबल न्यूक्लियस को टच करते हैं। कट नहीं करते, ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने इस रीजन में रेडियल नोड क्यों नहीं दिखाया? कौन बताएगा? इस पूरे रीजन में रेडियल नोड क्यों नहीं बनाया? क्योंकि रेडियल नोड है ही नहीं, रेडियल नोड है ही नहीं। n माइनस एल माइनस वन, तो n2 है, l1 है। व्हाट अबाउट n माइनस एल माइनस वन? तो 2 माइनस वन 0। तो 2p ऑर्बिटल में रेडियल नोड है ही नहीं। ओके, नाउ 3p। देखो बेटा, टाइम खराब नहीं करना नेसेसरी। क्या क्वेश्चन है आपका बताओ? पी एक्स पी वाई सेम कैसे हैं एज एक्सेस आर डिफरेंट? पी एक्स पी वाई सेम कहाँ है बेटा? हु सेड पी एक्स एंड पी वाई आर सेम? सेम साइज मैंने कहा, सेम साइज मैंने कहा, सेम शेप मैंने कहा, सेम ओरिएंटेशन नहीं कहा। क्या चीज सेम की बात कर रहे हो बेटा कुशल? बेटा मैं आपका क्वेश्चन नहीं पकड़ पाया अभी तक।
क्या आप ये कह रहे हैं कि px को -1 और +1 में कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ये कह रहे हो बेटा? px को m इक्वल टू -1 और +1 कुछ भी असाइन कर सकते हैं, ये पूछ रहे हो? बेटा मैं क्वेश्चन नहीं समझा। इन व्हाट रिस्पेक्ट यू आर सेइंग सेम? बेटा ये सारा फिगर कौन बनाएगा दोबारा? क्वेश्चन जो पूछना है अभी पूछो, उसको खत्म करो। अगर इससे रिलेटेड है तो तुरंत बोलो। चलो कोई बात नहीं, टाइम खराब नहीं करना, सोच लेना अपने आप। देखो आगे, मैं जो कह रहा हूं वो सिंपल सी बात ये है, 2px 2py 2pz, ये तीनों की साइज सेम होगी, क्योंकि 2 2 2 है n की वैल्यू एक। फिर मैंने कहा तीनों की शेप डम्बेल होगी, सेम शेप होगी, क्योंकि तीनों के नाम है p। बट px py pz ये तीन डिफरेंट डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं, तीन डिफरेंट डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं, तो दे डिफर इन ओरिएंटेशन, दे डिफर इन ओरिएंटेशन। px py आर सेम ओरिएंटेशन, क्या मतलब बेटा इसका? हु सेड px py सेम ओरिएंटेशन है? ओहो, आपको मैं समझ गया, खिचड़ी आप कहां पका रहे हैं। जो m की वैल्यूज हैं बेटा, -1 0 +1 है, हमने ये लिखी, मैं इसको उल्टा भी लिख सकता हूं, +1 0 -1, फर्क क्या पड़ेगा? ये px ये pz फिक्स है, तो अगर मान लें px -1 है, ऐसे लिखने पे +1 हो जाएगा। जो चीज फिक्स की गई है वो m इक्वल टू 0 pz के लिए फिक्स किया गया है। जरूरी है -1 से +1 लिखो, उल्टा भी लिख दो, +1 से -1, फर्क क्या पड़ना? तुम कहां खिचड़ी पका रहे हो? ये जो +1 0 -1 वैल्यू है, ये आर्बिट्रेरी वैल्यू है। ये कोई साइंटिफिक वैल्यूज नहीं है, ये जस्ट रोल नंबर है, आर्बिट्रेरली असाइन कर दिए। और ये कह दिया कि ये जो रोल नंबर है ये उसका ओरिएंटेशन जेड है, बाकी किसी को भी -1 +1 मान लो, फर्क नहीं पड़ता। तो चलो मुद्दे पे आते हैं, ध्यान देना। ये तो 2p की बात हो गई। नाउ 3p, 3p बनाओ जल्दी, फिर दोबारा में दिक्कत आएगी। 3p बनाओ, इसके रिलेटिव आपको 3p देखना है। 3p में और 2p में क्या डिफरेंस होगा? मान लो 3py बनाना, ये तो 2py हमने बनाया हुआ है, 3py बनाना है, ट्राई कर सकते हो अपने आप 3py। मैं भी बना रहा हूं, आप भी बनाएं अपने आप, फिर मैच करना आंसर।
आप भी बनाए, मैं भी बना रहा हूं। 3py। ये न्यूक्लियस है। तो 3py 2py से बड़ा होगा। एक तो ये वाई एक्सिस मान लो, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये जेड हो गया। अब ध्यान देना थोड़ा, इधर देखो, बाद में अब लिखना, पहले स्क्रीन को देखो। बीच में आपको एक रीजन छोड़ना है, बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे दोनों तरफ। एक रीजन आपको ऐसा छोड़ना है जहां इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन जहां कभी नहीं जाएगा। ये जो रीजन हमने छोड़ा है, इसका नाम क्या है? ये ले सेम ही है, 3 डायमेंशनली सोचें तो सेम ही है ये पूरा शेल। इस रीजन का नाम क्या है? रेडियल नोड। रेडियल वर्ड अप्लाई करना है साथ में, रेडियल नोड। तो एक तो 3py की साइज बड़ी है, दूसरा 3py में रेडियल नोड भी है। आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, n-l-1। बेटा इलेक्ट्रॉन जो मैं ये बना रहा हूं, इनको नाम देते हैं लोब। ये क्या कहलाते हैं? लोब, LOBE। ये जो दो साइड बनाई डंबेल की, हर एक साइड का नाम है लोब। इन लोब्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मोर देन 90% होती है, नॉट 100% और नेवर 100%। ये बाहर थोड़ी बहुत होती ही होती है। बाहर डॉट तो नहीं बनाना है, अंडरस्टूड है। ऑर्बिटल जब आप बनाते हैं, जब हम डेफिनेशन ही हमने फिक्स कर दी मोर देन 90%। 100% नहीं कहा। क्या 4py आप बना सकते हैं अपने आप? बहुत बढ़िया। तो फिर ये बनाना बेटा आप अपने आप। एक तो आपको बनाना है क्या?
4py तो बनाना ही बनाना है, एक बनाना अपने आप। दूसरा आप pz और 2pz और 2px भी बनाएंगे। ये तो तीनों बनाने ही बनाने, स्कूल एग्जाम में भी आएंगे, 2px 2py 2pz। यहां तक क्लियर है सबको? अब इसकी आप चाहें तो इमेज देख लें। ये है रियलिटी में, ये 2px है, यहाँ पे अपवर्ड x मान लिया। तो ये एक्चुअल में डंबेल होते हैं, और ये सेंटर पे क्या प्लेस्ड है, ये जो डार्क डेंस पार्ट दिख रहा है ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। ये 1s है, ये 2s है, ये 2px है, ये 2py, एक बैक में है एक फ्रंट में है। ये डॉट डायग्राम है। अब डॉट आप देखें इस लोब के बाहर भी तो जाएंगे। आया समझ में कि नहीं? और अगर कोई बड़ा ऑर्बिटल ले लें तो छोटे ऑर्बिटल उसके अंदर होते हैं। अभी आगे डिटेल लेंगे, इसको देखें ध्यान से, इससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में, इसका मतलब उसके रीजन की शेप कैसी है। ये सेंटर पे स्फेरिकल रीजन तक अगर सीमित है तो वो इलेक्ट्रॉन कौन सा है, 1s ऑर्बिटल में है। थोड़ा बड़े से स्फेरिकल रीजन में है तो वो कौन सा है, 2s में। और ये डंबल बने हुए हैं तीन अलग अलग एक्सिस के लॉन्ग। ये डंबल, ये एक एक्सिस हो गया, ये दूसरा एक्सिस हो गया, ये तीसरा हो गया, ये पी बना हुआ है। और ये उससे भी बड़ा पी बना हुआ है, 3p। तो अभी वसुब्या जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो यही है। रिलेटिव समझ में आ रहा है आपको? और ये है एटम का क्रॉस सेक्शन, आप देखना चाहें, ये 1s ऑर्बिटल का क्रॉस सेक्शन है, ये 2s ऑर्बिटल का क्रॉस सेक्शन है, और ये 3s ऑर्बिटल का क्रॉस सेक्शन है। ये जहां जहां व्हाइट स्पेस दिख रहे हैं इन रीजन में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इनको कहते हैं नोड्स। नोड्स में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट वेव डिस्क्राइब नहीं कर पाता। देखो क्या चाहिए आपको, मैं दिखाऊं, ऐसे चाहिए, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट स्टैंडिंग वेव डिस्क्राइब करे। कंप्लीट स्टैंडिंग वेव डिस्क्राइब करे। तो इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये क्रॉस सेक्शन है अलग अलग ऑर्बिटल्स के, 1s 2s 3s के। तो आई थिंक थोड़ी पिक्चर बनी होगी आपको ऑर्बिटल के बारे में, ऑर्बिटल्स क्या है। ये इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, बहुत कम बच्चे विजुलाइज कर पाते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखो, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ये तो एस और पी की बात हुई। तो अभी तो टाइम 5 बज गए हैं, डी ऑर्बिटल एक साथ नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।
इतनी आप प्रैक्टिस करें ढंग से,